कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वज्रेक्स हैक हुए उसको 40 दिन होने वाले हैं। जब से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हुआ है तब से यूजर्स अपने फंड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ना क्रिप्टो विड्रॉवल्स कर पा रहे, ना क्रिप्टो को सेल कर पा रहे। अगर क्रिप्टो को सेल नहीं कर पाएंगे तो वो आईएनआर के अंदर भी विड्रॉवल्स नहीं ले पाएंगे। अब 40 दिन से इसके जो फाउंडर है और वज्रेक्स की टीम है एक ही बात करती जा रही है, बस बहाने बनाते जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है वज्रेक्स के फाउंडर ये बोल देते हैं कि मैं इसका असली मालिक नहीं हूं, मैं वज्रेक्स का पूरा कंट्रोल नहीं करता हूं। ये भी बात हमारे सामने आई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीटली बात करने वाले वज्रेक्स कब से शुरू हुआ, वज्रेक्स किसका एक्सचेंज है, किस किस का यहाँ पे स्वामित्व है, सारी की सारी डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे तो आपको कंप्लीटली लास्ट में समझ में आ जाएगा। दोस्तों वज्रेक्स एक्सचेंज को 2018 के अंदर शुरू किया जाता है इंडिया के अंदर, और 2018 के अंदर ही टीम ने यहाँ पर हमें रिपोर्ट किया था कि 1 मिलियन यूजर्स है वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। साथ ही साथ एक बात और भी सामने आई थी कि वज्रेक्स हैं वो बाइनेंस इकोसिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद दोस्तों आगे 2019 के अंदर एक बात हमारे सामने आई थी कि वज्रेक्स एक्सचेंज को बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया है। बाइनेंस ने एक्वायर इसलिए किया था क्योंकि 2018 के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। आरबीआई ने आईएनआर विड्रॉवल्स के ऊपर बैन लगाया था। ना आप बैंक के थ्रू डिपॉजिट कर सकते थे, ना आप बैंक के थ्रू विड्रॉवल्स कर सकते थे। तो 2018 के अंदर वज्रेक्स ने P2P नेम का एक ऑप्शन लॉन्च किया कि यूजर्स एक दूसरे यूजर्स को अपने क्रिप्टो को ले और बेच सकते हैं। उसके लिए उस लोगों ने P2P के माध्यम से यहाँ पर सेवाएं शुरू की थी। तो दोस्तों 2019 के अंदर बाइनेंस को इंडिया के अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, इसलिए यहाँ पर वज्रेक्स के थ्रू अपना बिजनेस जारी रखने के लिए इंडिया के अंदर वज्रेक्स को एक्वायर किया है, ऐसी बातें हमारे सामने आई। बट तुरंत 2022 के अंदर बाइनेंस के CEO चैंपिंग जाओ ये कहते हैं कि ओनली बात बनी थी, हमने रियल में पूरा का पूरा वज्रेक्स को एक्वायर नहीं किया है। चन्मय लैब्स जो इसका पेरेंट कंपनी है वज्रेक्स का, जो इंडिया के अंदर चलता है, उसके ऊपर बाइनेंस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। यूजर्स का KYC का जो डाटा है वो भी वज्रेक्स खुद रखता है, उसके ऊपर भी कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स के ऊपर भी हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। साथ ही साथ बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर भी हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर सीजी ने साफ साफ बता दिया था। तो दोस्तों अगर एक्वायर की हमारे सामने न्यूज़ आई थी तो एक्वायर हुआ क्या था, तो यहाँ पर असल में हम बात करेंगे तो बाइनेंस से वो वज्रेक्स को एक्वायर करना तो चाहता था, बट वज्रेक्स के जो फाउंडर निश्चल शेट्टी जी हैं उसने काफ़ी ज़्यादा उन टाइम के अंदर शायद एटीट्यूड दिखाया और कंट्रोल है वो बाइनेंस को नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर वज्रेक्स को बाइनेंस से वो एक्वायर नहीं कर पाया और वज्रेक्स अकेला रह गया। उतना ही नहीं दोस्तों, बाइनेंस ने कुछ चीज़ें वो एक्वायर की हुई हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं कि वज्रेक्स की कौन सी चीज़ें हैं अभी भी बाइनेंस ने एक्वायर करके रखी हुई है। तो 21 नवंबर 2019 के अंदर ही बाइनेंस एक आर्टिकल है वो पब्लिश कर देता है। उन्हीं टाइम के अंदर बता देता है कि बाइनेंस से वो इंडिया का डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वज्रेक्स को एक्वायर करता है, बट किसके लिए? फिएट टू क्रिप्टो गेटवेज के लिए। मल्टीपल यहाँ पर फिएट टू क्रिप्टोज है वो गेटवेज है वो लॉन्च किए थे बाइनेंस ने इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए। तो आप जो P2P के माध्यम से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं बाइनेंस का सपोर्ट रहा था और बाइनेंस के द्वारा वहाँ पे लिक्विडिटी वो कंप्लीट की जाती थी। उसके अलावा साफ साफ इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि वज्रेक्स की और कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर एक्वायर नहीं हुआ है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है कि हम वज्रेक्स को कंट्रोल कर पाए। चन्मय लैब्स के ऊपर भी कंट्रोल वज्रेक्स की टीम का या तो वज्रेक्स के फाउंडर का ही था। यहाँ पर कोई और एक्सचेंज का नहीं था, ना तो बाइनेंस का था। यहाँ पर बाइनेंस का साफ साफ ऐसा कहना है। स्पेशली उन टाइम के अंदर आईएनआर डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम था और इंडियन गवर्नमेंट दूसरे एक्सचेंजों को इंडिया के अंदर घुसने नहीं दे रही थी। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो बाइनेंस ने यहाँ पर चाहा तो था कि वज्रेक्स को कंप्लीटली एक्वायर किया जाए, बट उन टाइम के अंदर वज्रेक्स के फाउंडर ने एटीट्यूड दिखाया कि भाई हम तो इंडिया का बड़ा एक्सचेंज है, हम क्यों आपको सभी का सभी कंट्रोल दे। कुछ ही कंट्रोल उन लोगों को दिया था, खासकर यहाँ पर फिएट टू क्रिप्टो गेटवेज के अंदर कंट्रोल दिया गया था, सूत्रों के अनुसार यहाँ पर मुझे समझने को आया है। यहाँ पर 2-3 दिन पहले एक और हमारे सामने आर्टिकल आता है, मनी कंट्रोल है वो आर्टिकल लिखता है और कहता है कि सूत्रों के अनुसार बाइनेंस के पास अभी भी वज्रेक्स के रेवेन्यू का कंट्रोल है और साथ ही साथ WRX टोकन का कंट्रोल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वज्रेक्स के अंदर जो रेवेन्यू बनता है उसका कंट्रोल बाइनेंस के पास है। वज्रेक्स का जो नेटिव टोकन है उसका कंट्रोल है वो बाइनेंस के पास है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि $230 मिलियन का साइबर अटैक के अंदर कस्टमर्स का फंड अफेक्टेड हुआ है। उन टाइम के अंदर देखेंगे 18 जुलाई को ये एक्सचेंज हैक हुआ था। उन टाइम के अंदर WRX टोकन अराउंड बाइनेंस के पास थे $80 मिलियन के। अगर
अगर ये फंड्स यूजर्स के लिए बाहर निकालते तो आधा के आसपास यहाँ पर यूजर्स का जो फंड है उसकी भरपाई हो जाती। और वजीरेक्स यहाँ पर बात कर रहा है बाइनेंस से कि हमारा एक्सचेंज हैक हो गया है और आपको मदद करना पड़ेगा। हमारे जो नेटिव टोकन आपके पास है तकरीबन $80 मिलियन का वर्थ निकलता था 18 जुलाई को, शायद अभी कम हो गया है क्योंकि WRX टोकन के अंदर गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पर वजीरेक्स ऐसा कह रहा है बाइनेंस को कि आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा या तो हमें सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर बाइनेंस रखता है मनी कंट्रोल के अनुसार कि वजीरेक्स का रेवेन्यू का कंट्रोल बाइनेंस के पास है और WRX टोकन का कंट्रोल भी बाइनेंस के पास है। क्योंकि अगर सिजी के पास एक कंट्रोल नहीं होता तो WRX टोकन अभी भी क्यों लिस्टेड है, ये भी हमें समझना होगा। बाइनेंस के अंदर अभी भी WRX टोकन लिस्टेड है। अगर एक कंपनी गलत है, अगर एक कंपनी स्कैम कर रहा है तो मेरे हिसाब से वजीरेक्स या तो WRX टोकन को बाइनेंस कब का डिलीट कर चुका होता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि WRX की होल्डिंग और कंट्रोल बाइनेंस के पास होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बाइनेंस के अंदर WRX टोकन है वो ट्रेड हो रहा है। तो जब से 2019 के अंदर हमारे सामने न्यूज़ आया कि बाइनेंस ने वजीरेक्स को एक्वायर किया है, तब से हमें तो यही लगने लगा था कि सारा का सारा कंट्रोल बाइनेंस के पास है। बट बात तब क्लियर हो जाती है जब वजीरेक्स के अंदर ईडी है वो सीज कर देती है वजीरेक्स से कुछ फंड्स को। ईडी का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ गलत एक्टिविटी होती है वजीरेक्स के अंदर, वजीरेक्स के वॉलेट्स के अंदर। जब ईडी फंड्स को सीज कर देती है तब बाइनेंस की तरफ से ट्वीट आता है कि वजीरेक्स को हमने एक्वायर किया ही नहीं था, तो भी हम यहाँ पे सहयोग करेंगे वजीरेक्स को यहाँ पर ईडी से बचने के लिए। ये भी चीज़ें हमारे सामने आई थी। साथ ही साथ वजीरेक्स के फाउंडर और बाइनेंस के फाउंडर के बीच में कुछ लड़ाई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर हुई थी, क्योंकि निश्चल शेट्टी जी का ये कहना है कि आप लोगों ने एक्वायर किया है और बाइनेंस का ऐसा कहना था कि हम लोगों ने एक्वायर नहीं किया है। साथ ही साथ सीजी ने यह भी क्लियर किया था 2022 के अंदर कि हम वजीरेक्स को वॉलेट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं जो यूजर्स का फंड्स वॉलेट के अंदर रहता है उसकी सर्विसेज बाइनेंस है वो पहले प्रोवाइड करता था, बाद में वहां से भी उन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि अब हम वॉलेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद 2024 के अंदर 18 जुलाई को वजीरेक्स एक्सचेंज वो हैक हो जाता है। वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर एक वॉलेट हैक होता है, उसके अंदर यूजर्स के 45% फंड्स था, तकरीबन $230 मिलियन का फंड्स है वो हैक हो जाता है। हैक होने के बाद वजीरेक्स काफ़ी सारे हमारे सामने बहाने बनाता है कि हम यूजर्स का फंड जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। ऑलमोस्ट 40 दिन हो चुके हैं, अभी तक यूजर्स का फंड से वो यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद एक चीज़ और हमारे सामने आती है कि कोइनस्विच कुबेर जो इंडियन एक्सचेंज है उसका भी फंड्स कुछ है वो वजीरेक्स के अंदर था। कोइनस्विच कुबेर का तकरीबन जो फंड्स था वजीरेक्स के अंदर 12.4 करोड़ रुपीस का INR था, 28.7 करोड़ रुपीस के ERC20 टोकन्स थे, साथ ही साथ 39.9 करोड़ रुपए के अदर टोकन्स थे वजीरेक्स के अंदर पड़े हुए थे। कोइनस्विच ने अब तो यहाँ पर लीगल एक्शन भी लिया हुआ है वजीरेक्स के अगेंस्ट में कि हमारा तकरीबन कोइनस्विच कुबेर का जो टोटल हिस्सा है उसका 2% फंड्स तो वजीरेक्स के अंदर पड़ा हुआ था। स्पेशली यहाँ पर कोइनस्विच कुबेर ने फंड्स को इसलिए रखा था क्योंकि लिक्विडिटी कंप्लीटली मिल पाए। एक दूसरे एक्सचेंजों के अंदर कुछ हिस्सा देते हैं लिक्विडिटी के लिए, कभी कभार एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी की कमी आ जाती है, इसलिए दूसरे जो एक्सचेंज है वो थर्ड पार्टी एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड से कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं ताकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना आ पाए। और दोस्तों जिस टाइम पे एक्सचेंज हैक नहीं हुआ था उन टाइम के अंदर वजीरेक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी MS सेशन करते थे। उन टाइम के अंदर काफ़ी सारे यूजर्स सवाल करते थे कि आपका एक्सचेंज हैक तो नहीं होगा, तो उसके लिए भी उस लोगों ने काफ़ी अच्छे खासे रिप्लाई उन टाइम के अंदर दिए थे। प्लस ये भी कहा था कि आपका एक्सचेंज कहीं स्कैम तो नहीं कर देगा। उसके लिए कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। अगर कोई एक्सचेंज आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कोई एक्सचेंज हैक हो गया तो उसका कोल्ड वॉलेट कभी हैक नहीं हो सकता, उसका हॉट वॉलेट होता है। पर हम हॉट वॉलेट में बहुत ही कम कॉइन्स रखते हैं कि विड्रॉल के लिए जितना चाहिए 1 दिन या 2 दिन का विड्रॉल का जो होता है बस उतना ही रखते हैं। तो आपके फंड्स बहुत सेफ है, आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा था कि हम कैसे विश्वास करें कि आप स्कैम नहीं करोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने वीडियो क्लिप सुन लिया होगा। तो कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या तो कोई भी क्रिप्टो प्रोडक्ट हो वो यही बताता है कि आपका फंड सेफ है, फिर भले ही कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई भी एक्सचेंज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख रहे हैं वजीरेक्स का, और एक एग्जांपल और भी देख चुके हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज FTX का, कि बोलते तो है टीम वाले क्या आपका फंड सेफ है, टेंशन नहीं लेना है। तो देखा ना यहाँ पर एक्सचेंज हैक भी हो गया। अब स्कैम हुआ है या हैक हुआ है वो कुछ टाइम जाने के बाद ही पता
चलेगा। बट एक और चौंकाने वाली बात यहाँ पे समझ में आती है कि ये जो इंडियन एक्सचेंज बोला जाता था वजीरेक्स, वो इंडियन एक्सचेंज था ही नहीं। ये जो एक्सचेंज था मेरे हिसाब से सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज था। ऐसा क्यों, देखते हैं। तो दोस्तों एक्सचेंज हैक होने के बाद ऑलमोस्ट 40 दिनों के बाद वजीरेक्स एक बड़ा कदम उठाता है। वजीरेक्स का जो पेरेंट कंपनी है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, वो यूजर्स का फंड्स को क्लेम करवाने के लिए कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइलिंग करता है और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करता है कि इसको अप्रूव होने के लिए या तो इसको प्रोसेस होने के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने लग सकते हैं। तो जब तक अप्रूव नहीं मिलेगा और जब तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस इसका कंप्लीट नहीं होगा तब तक यूजर्स को अपना क्रिप्टो विड्रॉवल से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात सोचने के ऊपर मजबूर कर देता है कि वजीरेक्स इंडिया का था तो सिंगापुर की हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन को फाइलिंग क्यों किया गया, वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों केस सिंगापुर के अंदर क्यों हुआ और मैंने क्यों कहा कि ये जो कंपनी है वो सिंगापुर बेस्ड थी, तो यहाँ पर ये जो वजीरेक्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी मदद से आप समझ सकते हैं। वजीरेक्स की 2 पेरेंट कंपनी थी, एक कंपनी का नेम था जेटाई प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी का नेम था जनमय प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों जो जनमय प्राइवेट लिमिटेड थी कंपनी वो इंडियन कंपनी थी और जेटाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, बट दोनों वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी थी। ठीक है दोस्तों, जो इंडियन जनमय लेब्स था, जनमय जो लेब्स था उसके अंदर जो काम हो रहा था ओनली आईएनआर रिलेटेड, ना ही तो क्रिप्टो रिलेटेड। तो यहाँ पर हो सकता है वजीरेक्स ने जानबूझ के इंडिया का नेम देके जनमय लेब्स को ओपन किया हो ताकि आईएनआर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। और कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि जो शेयर होल्डिंग था इंडिया के अंदर जनमय लेब्स के पास वो 1% ही था और उसके फाउंडर थे निश्चल शेट्टी जी। सारा का सारा जो शेयर था वो निश्चल शेट्टी जी के पास था इंडिया के अंदर। और जो 99% जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है इसके अंदर क्रिप्टो का काम होता था, मतलब 99% वजीरेक्स का 99% शेयर होल्डिंग जो था वो जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के पास था। और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसियाँ है, जो वॉलेट्स वगैरह है, वो सारी की सारी चीज़ें जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है वो संभालती होंगी। अब यहाँ पर 99% जो जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है उसके फाउंडर्स कौन थे या तो उसमें किस किस की हिस्सेदारी थी, तो 3 बंदे की हिस्सेदारी थी। सिंगापुर एंटिटी जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 7% जितना हिस्सा सिद्धार्थ के पास था, 18% जितना हिस्सा 18.5% जितना समीर हनुमान के पास था और 74% जो हिस्सा था शेयर का वो निश्चल शेट्टी के पास था। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पर इन लोगों ने गड़बड़ किया है कि 99% जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के पास हिस्सेदारी थी और वो कंपनी थी सिंगापुर बेस्ड। ठीक है, और ये वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी है, मतलब वजीरेक्स की 2 पेरेंट कंपनी, एक सिंगापुर के अंदर एक इंडिया के अंदर। ध्यान से समझिएगा, इंडिया के अंदर था उसका नेम था जनमय लैब्स और जनमय लैब्स ओनली आईएनआर रिलेटेड काम करता था, ना तो क्रिप्टो रिलेटेड। और वो जो हिस्सा था जनमय लैब के पास वो 1% हिस्सा ही था। इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखा है कि अगर प्रॉब्लम आएगा तो हिस्सा तो 1% ही है, इधर ज़्यादा हिस्सा इधर है, वो सिंगापुर के अंदर है। और सिंगापुर अच्छा कंट्री है, क्रिप्टो वहाँ पर आसानी से रन किया जा सकता है। जितने भी प्रोजेक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर चलाने में प्रॉब्लम आता है तो कम टैक्स के साथ वो सिंगापुर के अंदर सारी की सारी चीजें वो कंट्रोल भी करते और चलाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों का पहले से प्लानिंग हो सकता है कि जेटाई प्राइवेट लिमिटेड को सिंगापुर के अंदर चलाया जाए। 99% हिस्सा जेटाई के पास था, तो ये एक देखने वाली बात है। और ये भी आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टो का जो काम हो रहा था वो जेटाई के पास हो रहा था, कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग। क्योंकि अब जेटाई के द्वारा अगर केस होगा तो कहाँ होगा, कंपनी कहाँ की थी, सिंगापुर बेस्ड, तो इंडिया के अंदर तो केस नहीं होगा, इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अगर आईएनआर के अंदर प्रॉब्लम होता या तो आईएनआर के अंदर कुछ हैकिंग होता तो इंडिया के अंदर केस वगैरह होता। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, 99% हिस्सा जेटाई के पास था, इसलिए यहाँ पर सिंगापुर की हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन है उसको फाइलिंग किया गया। ये काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि 2 कंपनियां थी, 1% हिस्सा ही जनमय लैब्स के पास था और उसके फाउंडर थे निश्चल शेट्टी, और 99% हिस्सा जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के पास था, उसके 3 लोग थे वो शेयर होल्डर थे, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ थे, समीर थे और ज़्यादा हिस्सा निश्चल शेट्टी जी थे। तो निश्चल शेट्टी जी ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, इतना ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, 74 to 75% हिस्सा तो निश्चल शेट्टी के पास ही है शेयर होल्डिंग का, वजीरेक्स का। तो बोल रहे कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, शायद ये झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। और ये जो जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है उसको 7 जनवरी 2019 के अंदर सिंगापुर के अंदर रजिस्टर करवाया गया था। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट ID वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 7 जनवरी 2019 के अंदर रजिस्टर ऑलरेडी लोग करवा चुके हैं, ये जो जेटाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो। तो अभी तक देखेंगे दोस्तों, वजीरेक्स का जो केस है यहाँ पर जेटाई ने सिंगापुर के अंदर फाइलिंग किया है। तो अब यूजर्स को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि कब सिंगापुर की कोर्ट है वो अप्रूव दे यूजर्स जो क्रेडिटर्स है उसको फंड्स देने के लिए, और कितना हिस्सा उसका वेट करना पड़ेगा। और आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा है वजीरेक्स ने कि ये जो टाइमिंग है तकरीबन 6 महीने का लग सकता है।
तो अभी आपको एप्लीकेशन के अंदर भी एक फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, वो मेरे हिसाब से फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो आज तक यही समझते थे कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंडियन गवर्नमेंट हमें मदद करेगी और इंडियन कोर्ट के अंदर ही केस चलेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस फॉर्म को मेरे हिसाब से सोच समझ के ही फाइल करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने अभी फॉर्म आ रहा है, हो सकता है कुछ गलत चीज़ें हमसे करवाई जा रही हो, तो पूरा फॉर्म पढ़ने के बाद ही फिल करना है, या तो करना ही नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो फॉर्म को फिल मत कीजिएगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, हमारा पैसा और ज़्यादा लंबा फंस सकता है, हो सकता है कि कंप्लीटली हमारा पैसा फंसा के रखे। ये वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद आपको क्या लगा कि बाइनेंस क्या हमारी मदद कर पाएगा, क्या वज्रिक्स हमारा पैसा वापस कर पाएगा? क्यों वज्रिक्स ने अभी तक नहीं बताया था कि ये हिस्सेदारी इन लोगों की है, और अभी तक क्यों ये नहीं बता रहे कि हम ही इसके फाउंडर हैं? काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं यहाँ पर, कंप्लीटली देखेंगे वज्रिक्स का, यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोज किया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।